हेलो एवरीवन। तो बेटा, हमने रिवर सिस्टम पढ़ना शुरू किया था इंडियन ज्योग्राफी में। बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सारे क्वेश्चन आपका रिवर सिस्टम से बनते हैं। जनरली पूछा जाता है कि कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे है, या जो आपके लास्ट में 1-2 साल में जो पेपर आए हैं वहाँ से छोटी छोटी जो आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो पूछी जा रही हैं रिवर्स की, है ना। बड़ी ट्रिब्यूटरीज नहीं पूछी जा रही हैं, बड़ी सहायक नदियाँ नहीं पूछी जा रही हैं। किसी भी नदी की, और थोड़ी अनपॉपुलर नदी की, जो आपकी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं उनसे सवाल एसएससी ने पूछा है, उनसे सवाल आपके अदर एग्जाम्स में आए हैं। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये पूरी सीरीज जो रहेगी, ज्योग्राफी में जितना भी पढ़ाता हूँ विदाउट विदाउट डायग्राम में नहीं पढ़ाता। तो आपको सारे डायग्राम्स देखने को मिलेंगे, प्रॉपर डायग्राम्स जो नेट पर आपको मिले हुए हैं, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे डायग्राम्स भी यहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखा, जहां हमने गंगा रिवर सिस्टम से शुरू किया था, मैंने बताया था नदियों के बारे में कि कैसे हिमालयन और आपका जो पेनिनसुला पराद्वीपीय भारत की नदियां हैं उनमें क्या फ़र्क है, नदियों का पानी का स्रोत क्या होता है, और वो बहुत सारी चीज़ें, या कैसे नदियां आपके पहाड़ों से निकलती हैं, वो सारी ही चीज़ें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो वो चीज़ें एक बार ज़रूर जाकर देख लेना प्लेलिस्ट में। आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक मैं लगा दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में आपको हर वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। तो वो आप एक बार ज़रूर देख लेना। चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। अब देखो, लास्ट में हमने गंगा पढ़ा था, अब हम यहाँ यमुना या गंगा की और जो सहायक नदियाँ हैं वो सारा पढ़ लेंगे, जिससे हम गंगा रिवर सिस्टम जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलो अब गंगा रिवर सिस्टम की बात करें तो देखो, हमने गंगा देखा था, उसकी सहायक नदियाँ देखी थी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी जो है वो है आपकी यमुना, है ना। तो हम लोग यहाँ पे यमुना के बारे में देखते हैं। यमुना यमुनोत्री से निकलती है। यमुना जो है वो यमुनोत्री से निकलती है, जिसे हम बंदर पूंछ भी बोलते हैं, है ना। बंदर पूंछ यमुनोत्री, जहाँ से यमुना आपका ओरिजिनेट होती है ना। यमुनोत्री या जो ग्लेशियर है वो बंदर पूंछ ग्लेशियर है, जहाँ से आपका यमुना निकलती है। अब यमुना कौन कौन से राज्यों में होकर बहती है, तो यमुना आपका उत्तराखंड में आएगी। उत्तराखंड के बाद में कुछ हिस्सा उसका हिमाचल में भी जाता है। हिमाचल के बाद इधर राजस्थान की तरफ आ जाएगी, कुछ हिस्सा एमपी वगैरह की तरफ जाएगा, और आपका यूपी में जाके या इलाहाबाद में जाके मिल जाएगी, किससे, आपका गंगा से मिल जाएगी। ठीक है, तो याद रखना, यमुना का कुछ हिस्सा, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, यमुना का कुछ हिस्सा जो है वो आपका आपका हरियाणा में तो आता ही है, हरियाणा के अलावा हिमाचल प्रदेश में भी आता है। हरियाणा में तो यमुना नगर भी बसा हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या यमुना हरियाणा में बहती है, हाँ सर, यमुना हरियाणा में भी बहती है, यमुना हिमाचल प्रदेश में भी बहती है, उत्तराखंड में भी बहती है, और इधर आपका राजस्थान होते हुए यमुना जो है वो आपका इधर भी आ जाती है, किसमें, यूपी में आ जाती है, और वो ख़त्म हो जाती है। तो 5 राज्य हो गए, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, और आपका क्या है, यूपी में आके यमुना जो है वो आपका आपका किस में मिल जाती है, गंगा में जाके मिल जाती है, जिसे हम प्रयागराज बोल देते हैं, है ना। जहाँ पे यमुना आपका मिलती है किससे, गंगा से, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रयागराज। सारे प्रयागों का राजा बोला जाता है प्रयागराज को, जिसे संगम या त्रिवेणी भी बोला जाता है। त्रिवेणी क्योंकि 3 नदियां मिलती थी, सरस्वती नदी भी मिलती थी, लेकिन वो अभी जो है वो विलुप्त तो हो गई है ना। तो चलो यमुना के बारे में अब यमुना के किनारे प्रमुख शहर देख लें हम। तो आपका यमुना नगर मैंने बता दिया, हरियाणा में। इधर आ जाते हैं तो दिल्ली कौन सी नदी के किनारे, यमुना। आगरा कौन सी नदी के किनारे, यमुना। इधर मथुरा भी कौन सी नदी के किनारे, यमुना पे। इधर आ जाते हैं तो देखो, इटावा आ जाता है, इटावा आ जाता है। इटावा के अलावा आपका हमीरपुर आ जाता है, बांधा आ जाता है, इलाहाबाद आ जाता है। ये सारे शहर जो हैं वो कौन सी नदी के किनारे हैं, मथुरा, आगरा, दिल्ली, इटावा, बांधा, हमीरपुर और इलाहाबाद, ये या यमुना नगर, ये कौन सी नदी के किनारे हैं, आपका यमुना नदी के किनारे हैं ये आपके प्रमुख शहर। अब देखो, दिल्ली में तो आपको सिचुएशन पता है भाई, दिल्ली में जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं उनका जो आउटलेट है, उनका जो आपका फ्लक्स है, वो कहाँ छोड़ देते हैं, यमुना नदी में छोड़ देते हैं, है ना।
यमुना में छोड़ देते हैं। अब यमुना में जब उस नदी में वो पानी छोड़ दिया जाता है, जो गंदा पानी फैक्ट्रियों से निकलता है, उसकी वजह से क्या होती है, यमुना यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाती है। यमुना में यहाँ बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है, और इतना ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है कि जो नदियों में मछलियाँ वगैरह होती हैं, नदियों में जो छोटे छोटे जीव मिलते हैं, वो मर जाते हैं। इतनी ज्यादा प्रदूषित नदी है। मानव द्वारा सबसे ज्यादा प्रदूषित की जाने वाली नदी जो भारत में है, वो कौन सी नदी है? यमुना। यमुना द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर ऑफ इंडिया। और जब पोल्यूशन इतना ज्यादा होगा और वो जीव मर जाएंगे, तो इस वजह से यमुना को क्या बोला जाएगा? बायोलॉजिकल डेजर्ट बोला जाएगा यमुना को। यमुना को क्या बोला जाएगा? जैव मरुस्थल बोला जाएगा, कि जिसमें कोई जीव आपका बच ही नहीं पा रहा है। इतना गंदा पानी कर दिया जाता है दिल्ली में। लेकिन अब देखो, ये यमुना की खासियत देखना, या हिमालय से निकलने वाली गंगा यमुना नदी की खासियत देखना, कि दिल्ली में इतना गंदा पानी मिलता है, लेकिन मथुरा और आगरा आते आते ये पानी कंपैरेटिव बहुत ज़्यादा साफ हो जाता है। जितना गंदा पानी दिल्ली में मिलता है, वो आपका मथुरा और आगरा में उतना गंदा पानी नहीं मिलता। ये पानी साफ हो जाता है। यमुना नदी की ये प्रॉपर्टी है ना। गंगा और यमुना नदी की प्रॉपर्टी है कि वो अपने आप को 20 से 50 किलोमीटर के अंदर अंदर साफ कर लेती हैं। यही रीज़न है कि दिल्ली के इतने गंदा पानी होने के बावजूद भी मथुरा और आगरा में आपको यमुना नदी में उतना गंदा पानी नहीं मिलता, बशर्ते आपका उन नदियों में आपके आउटलेट्स ना छोड़े गए हों वहाँ फैक्ट्रियों से, है ना। तो ये नदियों की प्रॉपर्टी है गंगा और यमुना नदी की, कि वो अपने आप को साफ कर लेते हैं। जनरली कम गंदगी होती है तो 20 किलोमीटर तक ये साफ कर लेती हैं, या ज़्यादा गंदगी होती है तो आपका ये 40-50 किलोमीटर तक अपने आप को साफ भी कर लेती हैं। ठीक है, चलिए अब यमुना नदी के बारे में कुछ और छोटी सी चीज़ें देखते हैं। यमुना की सहायक नदी दिख रही है आपको? चंबल। यमुना की सहायक नदी दिख रही है आपको? चंबल। यमुना की सहायक नदी दिख रही है आपको? सिंध। वो वाली सिंध अलग है, ये सिंध अलग है, याद रखना। यमुना की सहायक नदी है बेतवा, केन। इधर से मैंने एक नदी बताई थी जो हिमाचल की तरफ से आती है, टोन्स, है ना। तो ये कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं जो यमुना की हैं, है ना। यमुना की सहायक नदियां पूछी जाएं तो टोन्स नदी हो गई, चंबल हो गई, सिंध, बेतवा, केन, ये सारी सहायक नदियां हैं यमुना की। और ये सारी सहायक नदियां याद रखना, क्योंकि ट्रिब्यूटरीज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आजकल ट्रेंड में है ट्रिब्यूटरी से पूछे जाने वाला क्वेश्चन। और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चंबल जो है वो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना क्या है आपका? चंबल नदी है, जो इटावा में जाके मिल जाती है। कहाँ पे? आपका यमुना में जाके मिल जाती है। ठीक है, यमुना की कुछ आपके दिल्ली के आसपास आपने हिंडन सुना होगा। हिंडन यमुना की सहायक नदी है ना। हिंडन भी याद रखना क्या है, हिंडन जो है वो यमुना की सहायक नदियों में से एक सहायक नदी क्या है, वो हिंडन भी है, जो दिल्ली गाजियाबाद में आपको हिंडन नदी जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो यमुना के बारे में ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। यही पॉइंट्स मैंने आपका स्लाइड में लिख दिए हैं, दोनों ही भाषाओं में लिखा हुआ है, ताकि हिंदी इंग्लिश और किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो देखो, यमुना भारत की बंदरपूंछ से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है, भारत की सबसे प्रदूषित नदी है, बायोलॉजिकल डेजर्ट बोला जाता है, जैव मरुस्थल बोला जाता है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है, 1375 किलोमीटर, 1375 किलोमीटर लंबी है। और इसके प्रमुख शहर क्या हैं? दिल्ली, मथुरा, आगरा, इलाहाबाद, ये प्रमुख शहर हैं यमुना के। या कुछ चीज़ें और लिख रखी हैं कि भाई उत्तर में यमुना और गंगा यमुना दोआब जो होता है, गंगा और दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे दोआब बोलते हैं। तो गंगा यमुना दोआब जो होता है, वो भारत में सबसे ज़्यादा जो उपजाऊ मिट्टी मिलती है वो गंगा यमुना दोआब में मिलती है। सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड जो होता है वो गंगा यमुना दोआब में होता है। चंबल इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो चंबल है। ठीक है, चलो चंबल के बारे में भी हम देख लेते हैं। चंबल दे रखा है, केन, बेतवा दे रखा है, और बिंद करके दे रखा है जो इसकी सहायक नदियां हैं, है ना। चलो अब यहाँ पे यमुना की कुछ सहायक नदी यानी कि चंबल के बारे में हम देखते हैं कुछ चीज़ें। देखो यहाँ पे आपको चंबल नदी दिख रही है, ठीक है, चंबल नदी आपको दिख रही है। चंबल भी कुछ नदियों से मिलकर बनी है, चंबल भी कुछ नदियों से मिलकर बनी है। जैसे यहाँ से एक नदी निकली बनास,
बनास जो है वो चंबल में जाके मिल गई। ठीक है, चंबल खुद जो है वो यहाँ पे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के आसपास से निकल रही है, और ये भिंड होते हुए इटावा में जाके गंगा से मिल रही है, यमुना से मिल रही है। इधर काली सिंध जो है ये भी चंबल की सहायक नदी है। इधर पार्वती जो है वो भी चंबल की सहायक नदी है। तो चंबल की अगर सहायक नदियों की बात करी जाए तो बनास हो गया, काली सिंध हो गया, पार्वती हो गया, जो चंबल की सहायक नदियां होंगी। ठीक है, चंबल के बारे में इतना। चंबल जो है वो आपका विंध्याचल की पहाड़ियों से होके निकलेगी। ठीक है, चंबल के किनारे एक प्रमुख शहर जो है, एक प्रमुख शहर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चंबल के किनारे, जो क्या है, कोटा। वैसे सवाई माधोपुर भी चंबल के आसपास ही है ना, लेकिन आप जो एक इम्पॉर्टेंट शहर देखोगे जो चंबल नदी के किनारे, वो क्या है, कोटा। कोटा एक बहुत प्रमुख शहर है ना। पता होगा जो आपकी तैयारी करने जाते हैं आईआईटी की, नीट की तैयारी जो करते हैं, कोटा जाते हैं, एलन वगैरह कई सारे कोचिंग है कोटा में, है ना। तो कोटा जो है वो आपका चंबल की सहायक नदी है, जो आपका सॉरी चंबल जो है उसके किनारे बसा हुआ है आपका एक शहर कोटा बसा हुआ है। ठीक है, अब चंबल जो है ना, आपने सुना होगा चंबल के डाकू, चंबल के डाकू, इस तरीके से आपने चीज़ें सुनी होंगी ना काफ़ी सारी भी। चंबल के डाकू, चंबल के डाकू का मतलब कंसेप्ट क्या है, चंबल जिस क्षेत्र से बहती है वहाँ पे सॉइल इरोजन होता है, गली इरोजन होता है। अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो गली इरोजन वाला कंसेप्ट होता है। गली इरोजन की वजह से क्या होता है, आपका बैड लैंड टोपोग्राफी बनती है ना, बैड लैंड टोपोग्राफी बनती है, बीहड़ वाला क्षेत्र बनता है। तो ये चंबल जिस क्षेत्र से बहती है, चंबल, चंबल का जो कैचमेंट एरिया है, चंबल का जो फ्लडेड एरिया है, या चंबल का जो मैं बोलूँ बेनिफिटेड एरिया है, वो पूरा एरिया है जहाँ पे बैड लैंड टोपोग्राफी बनती है। और वो बैड लैंड टोपोग्राफी जिसे हम बीहड़ बोलते हैं, बीहड़ बनता है जहाँ पे उपज वगैरह या खेती बहुत अच्छे से नहीं हो सकती। इस वजह से चंबल जिस क्षेत्र से बहती है उसे हम बीहड़ बोलते हैं, बीहड़ बोलते हैं। जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होगा, एग्रीकल्चर अच्छा नहीं होगा, लोग परेशान होंगे, पैसा नहीं मिलेगा, फूड रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो क्या होगा वहाँ पे, आपने फूलन देवी जैसे आपने उन लोगों का नाम सुना होगा जो चंबल के डाकुओं में फेमस रही हैं। और भी कई लोग हैं, लेकिन हाँ फूलन देवी थोड़ी ज़्यादा पॉपुलर रही थी। ऑल्दो फूलन देवी की अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो क्यों इस तरफ, या कुछ वो आपके डाकू वगैरह क्यों बनी थी। एक मतलब वो है, सबके साथ कुछ घटनाएं होती हैं, उनके साथ भी कुछ घटनाएं हुई थी जिसकी वजह से उन्होंने हथियार उठाया था, और वो बाद में एक बड़े डाकू बन जाती हैं। ठीक है, वापस आते हैं। तो ये चंबल जो है वो बैडलैंड टोपोग्राफी। चंबल जो है, अब भाई चंबल नदी जो है उस पर आपके दो तीन डैम बनते हैं, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर और जवाहर सागर। डैम भी मैं नदियों पे, जो इम्पोर्टेंट डैम है, देखो सारे डैम नहीं आते, तो सारे डैम तो मैं नहीं लिखाऊंगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट डैम आते हैं वो डैम भी हम यहाँ पे डिस्कस करते चलेंगे। तो कोटा के पास ही, कोटा है ना, कोटा, कोटा के पास ये देखो दिख रही है, ये झील सी दिख रही है ना, ये आप पानी आपको इकट्ठा हुआ दिख रहा है, ये झील है। ये झील क्यों बनी हुई है, डैम की वजह से। कौन से डैम बनते हैं सर, गांधी सागर डैम, जवाहर सागर डैम, महाराणा प्रताप सागर या राणा प्रताप सागर डैम। ये सारे कौन सी नदी पे बनते हैं, चंबल पे बनते हैं। कौन से शहर के पास बनते हैं, कोटा शहर के पास। कोटा बैराज भी बनता है, ये भी चंबल नदी के पास है ना, चंबल नदी पे ही है, कोटा के पास ही है, ये भी आपका बनता है। तो ये चीज़ भी हम जो है वो याद रखेंगे। और फाइनली चंबल जो है वो आपका इटावा में जाके मिल जाती है, किससे, यमुना से मिल जाती है। तो चंबल मीट यमुना एट इटावा। तो ये चंबल के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन थी, काफ़ी थी, हम याद रखेंगे। ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में लिख रखी हैं। जनपाव पहाड़ी, जनपद नहीं है, जनपाव है, जनपाव पहाड़ी से निकलती है आपकी चंबल, जो मध्य प्रदेश में है। बीहड़ वाला एरिया है, बीहड़ वाले क्षेत्र में, बैडलैंड टोपोग्राफी वाले या रग्ड टोपोग्राफी वाले क्षेत्र में बहती है। सवाई माधोपुर, धौलपुर, कोटा जैसे शहर जो हैं वो चंबल नदी के तट पर बसे हुए हैं। इसकी सहायक नदी हैं पार्वती, कालीगंगा, बनास। बनास इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, बनास जो है वो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल नदी की, है ना। तो हम लोग ये भी याद रखेंगे। चंबल पे कुछ डैम बताए थे मैंने, तो ये डैम देख लो, है ना। चंबल पे गांधी सागर मध्य प्रदेश में, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर राजस्थान में, और कोटा बैराज जो है वो राजस्थान में। देखो ये आपको चंबल जो है वो इटावा में जाके मिल गई, कहाँ पे,
यमुना पे, है ना। तो ये आपको इस डायग्राम में दिख गया होगा। और इधर डैम दिख रहे हैं, गांधी सागर। गांधी सागर डैम कहाँ दे रखा है? एमपी में, मध्य प्रदेश में, जनपाव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश, जहाँ से चंबल रिवर निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पे गांधी सागर, उसके बाद राजस्थान में लग जाता है राणा सागर और जवाहर सागर, है ना। और आपका कोटा बैराज जो है, ये आपका कोटा के पास वाले ही क्षेत्र में ये आपको डैम जो है वो मिलते हैं चंबल रिवर पर, ठीक है। तो चंबल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हमने आपका देख लिया। नेशनल चंबल सेंचुरी से भी बहती है, ये तो इजी क्वेश्चन है। चंबल सेंचुरी से कौन सी नदी बहती है? चंबल नदी बहती है। तो इसमें इसको ऐसा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। मिलती कहाँ है ये? इटावा में जाके यमुना से मिल जाती है। अगली नदी हम आपका देखते हैं। अब देखो, चंबल के बाद आप इधर से कुछ नदियाँ आते हुए देख रहे होगे, है ना। इधर से कुछ नदियाँ आते हुए आप देख रहे होगे। एक नदी आ रही है बेतवा, इधर से एक नदी आ रही है बेतवा, और यहाँ से एक नदी आ रही है केन। केन नदी और बेतवा नदी, ये केन और बेतवा जो है किसकी सहायक नदी दिख रही हैं आपको? यमुना की। यमुना की सारी सहायक नदियां जो हैं वो आपको किस तरफ दिख रही हैं? यमुना की सारी सहायक नदियां आपको, देखो यमुना का फ्लो ये है ना, यमुना का फ्लो ये है। तो अगर मैं इस तरफ डायरेक्शन ऐसे कर लेता हूँ तो सारी राइट हैंड पे दिख रही हैं। केन हो गई, बेतवा हो गई, चंबल हो गई, ये सारी यमुना की सहायक नदी हैं राइट हैंड पे। इधर टोंस नदी हो गई, ये भी राइट हैंड पे है। और टोंस नदी आपको दिख रहा है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में आपका टोंस नदी ये बह रही है हिमाचल प्रदेश से। और कुछ हिस्सा देखो इसका। अब देखो यहाँ पे यमुना का एक और चीज़ मैं दिखा देता हूँ। देखो यमुना इधर उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद इधर हिमाचल प्रदेश में बही, इधर आपका हरियाणा होते हुए, दिल्ली होते हुए, और आपका यहाँ पे आ जाएगी यूपी में। यूपी के बाद ये कुछ हिस्सा आपका राजस्थान के आसपास, वो एमपी का ले रही है। एमपी और राजस्थान का कुछ एरिया लेते हुए देखो यहाँ पे ये जो होगी वो राजस्थान का कुछ एरिया लेगी, और ये कहाँ आ जाएगी? आपका यूपी में आ जाएगी, ठीक है। तो आपने ये भी देखा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और कुछ हिस्सा राजस्थान और यूपी, ये 5 आपके राज्यों में बहती है। इस वाले डायग्राम में आपको ये दिख गया होगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे केन और बेतवा जो हैं वो सहायक नदियाँ हैं किसकी? आपकी यमुना की। अच्छा, एक चीज़ और मैं दिखा रहा था, ये हिंडन, हिंडन जो दिखा रहा था ना, ये लेफ्ट की साइड है। तो यमुना की एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है वो क्या है? हिंडन। बाकी राइट बैंक तो आपको बाकी सारी देखी ही है। अब बेतवा नदी जो है वो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से निकलती है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से निकलेगी बेतवा नदी, और बेतवा नदी बहकर जाएगी और यमुना से मिल जाएगी कहाँ पे? हमीरपुर में। हमीरपुर में जाके ये यमुना से मिल जाती है। इधर एक नदी निकलती है केन नदी। केन नदी भी कहाँ से निकलती है? कैमूर। कैमूर आपने देखा था ना, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो यूपी में किस नाम से जाने जाते हैं? कैमूर हिल्स। कैमूर पर्वत श्रृंखला के उसी कैमूर हिल्स से निकलती है केन नदी। और केन नदी जो है वो भी आपका बांधा में जाके, यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है बांधा डिस्ट्रिक्ट, बांधा डिस्ट्रिक्ट में जाके ये जो है वो मिल जाती है किससे? यमुना से मिल जाती है, ठीक है। तो ये दोनों जगहों का नाम याद रखना कि हमीरपुर में बेतवा नदी जाके यमुना से मिलती है, और आपका केन नदी जो है वो बांदा में जाके यमुना से मिल जाती है। ये दोनों नदियाँ पॉपुलर हैं बेटा। इंडियन गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने एक परियोजना चलाई थी जिसमें आपका ऐसी नदी जिसमें पानी ज़्यादा है उसे ऐसी नदी से जोड़ा जा रहा था जिसमें पानी कम है, ताकि ज़्यादा पानी वाली नदी जिसमें बाढ़ आ जाती है उसका पानी कम पानी वाली नदी में भेज दिया जाए जहाँ पे सूखा पड़ता है। तो उस समय पे ये जो आपका नदी है केन और बेतवा, है ना, केन बेतवा नदी, केन बेतवा नदी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। तो ये केन नदी को बेतवा नदी से जोड़ा जा रहा था, केन नदी को बेतवा नदी से जोड़ा जा रहा था, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। अब क्यों पॉपुलर हुआ था ये भी बताता हूँ, समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। वैसे आगे डायग्राम भी दिखा दूंगा, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपका जो पन्ना आपने सुना होगा, मैंने बताया था ना कि बघेलखंड प्लेट्यू, पठार पढ़ाए थे, प्लेट्यूज पढ़ाए थे, वीडियो जाके देख लेना, वहाँ पे मिल जाएगा। कमेंट करके बताना कि पन्ना जो आपका प्लेट्यू है, पन्ना जो माइन है जो बघेलखंड प्लेट्यू में आती है, वो किस चीज़ के लिए फेमस है? कमेंट करके बताना ज़रूर मुझे, ठीक है। चलो, तो ये जो केन नदी है ना, केन नदी पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर बहती है ना। पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर, जो पन्ना का आपका राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ से होकर बहती है आपकी कौन सी? केन नदी। और जब इसे केन और बेतवा को जोड़ा जा रहा था तो वो पन्ना टाइगर रिजर्व में जल भराव, पानी थोड़ा बढ़ जाएगा,
पानी बढ़ जाएगा तो वो टाइगर रिजर्व का जो इकोसिस्टम है वो आपका प्रभावित हो जाएगा, वो प्रभावित हो जाएगा, जिसकी वजह से इसे एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिल रहा था, जिस वजह से आपका प्रोजेक्ट जो है वो इसका रिवर लिंकिंग का बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। केन बेतवा और भी कई सारी नदियों को जोड़ा गया, लेकिन चर्चा में रहा था केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। रीज़न क्या था ये मैंने आपको बताया। थोड़ा सा मैप पे इन्हें समझ भी लेते हैं, मैप पे आपको ये दिख भी जाएंगी। अब देखो, विंध्याचल पहाड़ियों से निकलती है, हमीरपुर में जाके यमुना से मिल जाती है, ये आपका कैमूर हिल से निकलती है और आपका बांधा में जाके मिल जाती है। अब देखो ये आपका बेतवा नदी, ये केन नदी। केन नदी कहाँ से? पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर बह रही है, पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर बह रही है केन नदी। और देखो ये लिंक कैनाल है, ये कैनाल जो है वो लिंक कर रही थी केन बेतवा को, है ना, यहाँ पे केन बेतवा को लिंक कर रही थी, जिसकी वजह से पन्ना टाइगर रिजर्व में पानी भरने के चांसेस थे, पानी ज़्यादा बढ़ने के भरने के चांसेस थे, इकोसिस्टम प्रभावित हो रहा था, इस वजह से आपका डिस्प्यूटेड था, इस वजह से ये आपका डिस्कशन में आया था। तो ये नदी देखी आपने, केन बेतवा। चलो एक और नदी आपका देखते हैं, अगली नदी हम आपका देखते हैं रामगंगा की तरफ चलते हैं। अब देखो दोबारा से मैं आपको मैप पे ले जाता हूँ, दोबारा से आप देखो, यहाँ से ये गंगा निकल रही है, गंगा के पास यहाँ से एक नदी निकल रही है राम गंगा, है ना, यहाँ पे गंगा के पास से एक नदी निकल रही है राम गंगा। राम गंगा गंगा की सहायक नदी है। अब देखो पूरा गंगा रिवर सिस्टम पढ़ रहे थे ना, तो हमने गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना के बारे में पढ़ लिया, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल के बारे में पढ़ लिया, केन बेतवा प्रमुख सहायक नदी थी जो आपका यमुना से संबंधित थी, वो हमने देख लिया। टोन्स से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता, इस वजह से हमने नहीं देखा। वापस गंगा पे आए, गंगा की अगली सहायक नदी कौन सी है? राम गंगा। राम गंगा नैनीताल के आसपास चमोली डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक आपका ग्लेशियर है, वहाँ से आपका राम गंगा नदी जो है वो निकलती है। राम गंगा नदी आगे बढ़ती है, उत्तर प्रदेश में आती है, उत्तर प्रदेश के बिजनौर वाला जो क्षेत्र है ना, बिजनौर से उत्तर प्रदेश में आ जाती है राम गंगा नदी। ठीक है, राम गंगा नदी इस वजह से भी प्रचलित है कि भारत का पहला नेशनल पार्क, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो था वो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट जो उत्तराखंड में दो नेशनल पार्क हैं, एक राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखना, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, कमेंट में ईयर बताना मुझे, मैं कई बार वीडियोस में बताया होगा मैंने, तो कमेंट करके मुझे ईयर बताना कौन सा ईयर में वो घोषित हुआ था। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहने वाली नदी जो है वो कौन सी है? आपकी राम गंगा। राम गंगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर फ्लो करती है आपका राम गंगा। रामपुर सुना होगा, रामपुर आपने सुना होगा, रामपुरी चक्कू बड़ा फेमस हुआ करता था, रामपुरी चक्कू या रामपुर जो है। बरेली सुना होगा, मुरादाबाद सुना होगा। ये जो आपके जो शहर हैं वो कौन सी नदी के किनारे हैं? सर रामगंगा के किनारे बसे हुए हैं ये प्रमुख शहर। और राम गंगा जो है वो फ्लो करके फाइनली किस में मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। तो राम गंगा गंगा में जो मिलती है वो कौन से शहर में मिलती है? सर कन्नौज में। कन्नौज में राम गंगा जो है वो गंगा में जाके मिल जाती है। तो राम गंगा के तट पे एक और प्रमुख शहर कौन सा है? कन्नौज। गंगा के तट पे एक प्रमुख शहर कौन सा है? कन्नौज। कन्नौज को क्या बोला जाता है? परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया, है ना। भारत में सबसे ज़्यादा परफ्यूम का उत्पादन जो होता है, सबसे फेमस परफ्यूम्स जो बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? सर कन्नौज में बनते हैं। कन्नौज को परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है ना। चलो एक चीज़ और मुझे कमेंट करके बताना, हिस्ट्री का क्वेश्चन है ना। मुमताज महल थी या नूरजहां थी या कौन थी, उनकी माता का कुछ नाम था जिन्हें परफ्यूम इन्वेंट किया था? ऐसा है ना, कुछ हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, मुगल्स वाले हिस्ट्री में, जहांगीर वाले टाइम में। नहीं पढ़ा तो बेटा जाके पढ़ो ना, पढ़ो देखो और कमेंट करो यार, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, मैंने वीडियो में बता रखी हैं, हर बार थोड़ी ना रिपीट करूंगा। चलो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि परफ्यूम का इन्वेंशन का जो क्रेडिट जाता है वो किसे जाता है। वापस आते हैं हम रामगंगा पे। तो देखो स्लाइड्स में मैंने रामगंगा के बारे में लिख रखा है कि ये आपका जो है वो दूधा टोली जो आपकी ग्लेशियर है ना, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, दूधाटोली पहाड़ी वगैरह जो है वहाँ से ये निकलती है आपकी रामगंगा।
कन्नौज में जाके मिल जाती है ये गंगा से। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उससे होकर बहती है। प्रमुख शहर जो है वो बरेली है। मैप पे एक बार दिखा भी देता हूँ, ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि देखो ये बह रही है आपकी रामगंगा। रोहेलखंड वाला एरिया जो है, रोहेलखंड वाला जो एरिया है, जो आपका पहले अफगानों का एरिया हुआ करता था, जो अभी बरेली वाला एरिया है, वहाँ से होकर ये बहती है रामगंगा। बिजनौर से ये इंडिया आपका यूपी में एंटर होती है। यहाँ पे ये आपको दिखा भी रखे हैं रामगंगा। रामगंगा के किनारे दिखा रखा है मुरादाबाद, रामपुर, बरेली। ये सारे जो आपके प्रमुख शहर हैं वो किसके, रामगंगा के किनारे आपके बने हुए हैं। यहाँ तक समझ में आया? बिल्कुल आराम से चीज़ें समझ में आई। चलो रामगंगा के बाद अगली नदी पढ़ते हैं गोमती। देखो इस तरीके का, जैसे मैंने बोला था ना आपसे, डायग्राम बनाते जाना। देखो ये मैंने खुद ने डायग्राम जो बनाया था ना, मैंने खुद ने जब पढ़ता था, मैं नोट्स बनाए थे उस टाइम के नोट्स का ये आपका मैंने स्क्रीनशॉट दे रखा है। स्क्रीनशॉट दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आप भी बनाओगे आपको चीज़ें याद रहेंगी। देखो चंबल नदी, चंबल नदी पे डैम बना रखे हैं। एक डैम आपका एमपी में है, कौन सा था आपका, गांधी सागर और जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। ये कहाँ है आपका, राजस्थान में आ जाते हैं। तो ये आपका खुद मैंने बना रखे हैं। एक इसकी इम्पॉर्टेंट नदी ये रह गई चंबल की, जो शिप्रा थी, है ना। शिप्रा एक इम्पॉर्टेंट नदी है। शिप्रा के बारे में बाद में बताऊंगा, कभी आपको ये बताऊंगा, इम्पॉर्टेंट है। चलो ऐसा डायग्राम ज़रूर बनाते रहना। अगली नदी पे आते हैं। अब यहाँ पे अगली नदी है, देखो इधर गोमती नदी। अगली नदी है आपका गोमती नदी, आपको दिख रही होगी। ये गोमती नदी जो है, गोमती नदी से जो क्वेश्चन बनता है, ये आपका पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट के आसपास से निकलती है। पीलीभीत के आसपास से निकलेगी आपका गोमती नदी। गोमती नदी के तट पे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है, वो कौन सी नदी के तट पे है, गोमती नदी के तट पे। तो आपसे पूछा जाए कि भैया गोमती नदी के तट पे कौन सा प्रमुख शहर है, तो लखनऊ। या उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कौन सी नदी के तट पर है, तो सर गोमती नदी के तट पर है। ठीक है, गोमती नदी बहती है और फाइनली जाके प्रयागराज के बाद, बनारस के बाद गाजीपुर में, गाजीपुर जो यूपी में ही लगता है, यूपी का बिल्कुल लास्ट वाला डिस्ट्रिक्ट हो जाता है आपका, उसके बाद बिहार शुरू हो जाता है। तो गाजीपुर में जो है वो गोमती नदी मिल जाती है, किससे, गंगा से जाके मिल जाती है। इससे ज़्यादा गोमती का ऐसा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ, लखनऊ की तरफ गोमती जो है थोड़ा पल्यूट हो गई है, क्योंकि लखनऊ बड़ा शहर है, इंडस्ट्री लग रहेंगे, तो उसका पानी जो है आपका जो होगा वो गंदा पानी वो उधर छोड़ने लगे हैं। इस वजह से गोमती जो है वो आपका सफाई की गोमती की बात करी जा रही थी। गंगा का भी आपका आपका नमामि गंगे प्रोजेक्ट आया था, गंगा के क्लैरिफिकेशन उसके लिए आया था, गंगा को क्लीन किया जाए, है ना। तो वो ऐसे ही गोमती जो है, गोमती रिवर फ्रंट भी आपका लखनऊ में बना हुआ है, अच्छा प्लेस बताते हैं। ठीक है, जाना कभी घूमने, देखना, बताना कैसा था। तो गोमती जो है वो आपका पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से आपके शुरू होती है। गोमती नदी जो है वो आपका क्या कहते हैं, गाजीपुर में जाके मिल जाती है, किससे, या गंगा से जाके ये मिल जाती है। और इसके तट पे जो प्रमुख शहर है वो क्या है आपका, लखनऊ है। ठीक है, गोमती के बाद अगली नदी हम देख लेते हैं आपका घग्गर, है ना। या देखो यहाँ गोमती के बारे में मैंने पॉइंट लिख दिया, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट, लखनऊ शहर और आपका गाजीपुर में जाके मिल जाती है। अगली नदी देखो सोन नदी है। सोन नदी के बारे में भी थोड़ा सा देखना। सोन नदी यहाँ से निकलती है, सोन नदी यहाँ से निकलेगी। सोन नदी, जब हम पहाड़ियाँ पढ़ रहे थे, जब हम क्या पढ़ रहे थे, महादेव हिल्स, महकाल हिल्स, सतपुरा की पहाड़ियाँ, पंचमढ़ी, वो पढ़ा था ना। तो वहीं पे हमने देखा था कि मैकाल हिल्स, मैकाल हिल्स में एक चोटी थी जिसका नाम था अमरकंटक, और अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती थी। पहली नदी कौन सी थी, सोन नदी, नर्मदा और ताप्ती नदी। तो सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मैकाल, मैकाल पर्वत श्रृंखला की अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है सोन नदी, अमरकंटक से ओरिजिनेट होगी। और देखो ये बहेगी आपका दक्षिण से उत्तर की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो करने वाली रिवर जो है, साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो करने वाली रिवर कौन सी है आपका, सोन नदी, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बड़े एग्जाम्स में, कई एग्जाम्स में रिपीट हुआ है कि आपका भारत में साउथ टू नॉर्थ फ्लो करने वाली रिवर, तो आंसर क्या होता है, सोन रिवर साउथ टू नॉर्थ फ्लो करती है। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है सोन नदी। वैसे ये नदियाँ भी बह रही हैं, लेकिन हाँ क्वेश्चन में आपका ये ज़्यादा पूछा गया है सोन रिवर पे। वैसे तो देखो बेतवा भी बह रही है
ऐसे तो आपका केन नदी भी दक्षिण से, या चंबल वगैरह भी स्टार्टिंग में जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ बहती है ना। लेकिन आपका सोन नदी जो साउथ से नॉर्थ की तरफ बहती है। अब सोन नदी जो है ना, इसकी दो सहायक नदियां, एक तो कोयल करके दे रखी है, कोयल करके एक सहायक नदी दे रखी है, एक सहायक नदी दे रखी है रिहांद। रिहांद इंपॉर्टेंट है। रिहांद नदी देखो, यहाँ रिहांद फ्लो क्या आई, यूपी के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में, ये सोनभद्र जिला है यूपी का, इंपॉर्टेंट जिला है सोनभद्र। सोनभद्र एमपी से, मध्य प्रदेश से, सोनभद्र छत्तीसगढ़ से, सोनभद्र झारखंड से और सोनभद्र बिहार से, चार राज्यों से यूपी का डिस्ट्रिक्ट जो बॉर्डर बनाता है ना, यूपी का जो डिस्ट्रिक्ट चार राज्यों से बॉर्डर बनाता है वो कौन सा है आपका, सोनभद्र। तो सोनभद्र में रिहांद नदी जो है यूपी के सोनभद्र में आके मिल जाती है किससे, सोन नदी से। सोन की सहायक नदी है रिहांद, और इसी रिहांद नदी पे एक डैम बना हुआ है, एक डैम है जिसका नाम क्या है आपका, रिहांद डैम। और रिहांद डैम एक सागर बनाता है। कोई भी अगर डैम होगा ना भाई, डैम क्या होता है, नदी का पानी रोक दिया तो डैम बन गया। अब ये नदी का पानी रोक दिया, नदी का पानी रोक दिया तो यहाँ पे क्या बन गया आपका, डैम बन गया। तो डैम बन गया। अब जब डैम बनेगा तो डैम के जस्ट पीछे क्या होगा, एक सागर होगा, एक लेक होगी। यहाँ पे एक लेक बनती है गोविंद बल्लभ पंत सागर। रिहांद नदी जो सोन की सहायक नदी है उस पर एक डैम बनता है रिहांद डैम, उसके पीछे एक सागर बनता है गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत एक इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना। यूपी के पहले चीफ मिनिस्टर थे, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत। 1935 में बने थे और आज़ादी के बाद भी आपका बने थे गोविंद बल्लभ पंत। तो गोविंद बल्लभ पंत जो है उनके नाम पे बनाया गया गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत लेक जो है वो आपका मैन मेड आर्टिफिशियल लेक्स में सबसे बड़ी लेक मानी जाती है ना। सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो मानी जाती है वो क्या मानी जाती है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। और ये किस पे बना हुआ है, रिहांद नदी पे, जो सहायक नदी है सोन नदी की। चलो इसका डायग्राम भी देख लेते हैं आपका। ये देखो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स लिख दिया। अमरकंटक से निकलती है, मैकाल हिल से साउथ से नॉर्थ की तरफ बहती है, रिहांद बांध बना हुआ है, गोविंद बल्लभ पंत सागर बना हुआ है उत्तर प्रदेश में, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पे गोविंद बल्लभ पंत सागर के लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है इंडिया में। और ये सोन नदी गंगा से जाके मिल जाती है पटना के पास। पटना, पटना जिसे आपको जल दुर्ग के नाम से भी जाना जाता था, है ना। आपका वाटर फोर्ट भी बोल सकते हो, जल दुर्ग के नाम से जाना जाता था। सोन नदी, गंडक नदी, घग्गर नदी, ये तीनों ही नदी गंगा से जाके मिलती हैं पटना के आसपास वाले क्षेत्र में। तो याद रखना पटना के आसपास तीन नदियां गंगा से मिलती हैं, सोन, गंडक और घग्गर नदी। ठीक है, चलो ये वाला हम रिहांद डैम वाला डायग्राम देख लेते हैं। देखो ये बह रही है आपका सोन नदी और यहाँ पे एक रिहांद रिवर है, यहाँ पे रिहांद डैम बना हुआ है। रिहांद डैम बना हुआ है जो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक आपका माना जाता है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल या मैनमेड लेक जो माना जाता है। गोपद करके भी यहाँ पे एक रिवर है जो सोन की सहायक नदी है। याद रखना रिहांद और कोयल जो है वो इम्पॉर्टेंट है। रिहांद, कोयल और गोपद करके सहायक नदियाँ हैं जो आपका सोन की हैं। ठीक है, अगली नदी हम आपका देखते हैं। अगली नदी घग्गर नदी, है ना। घग्गर या घाघरा नदी जो है, अब घाघरा नदी जो है आपका किधर से निकलती है, तिब्बत से निकलती है। तिब्बत से निकलती है घाघरा नदी, मैप में अभी दिखाऊंगा, है ना। घाघरा नदी तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से निकलकर आती है यह आपका फाइनली पटना के पास। मैंने बताया था पटना के पास गंडक, घग्गर और सोन, ये तीन नदियां मिल जाती हैं किससे, आपका गंगा से मिल जाती हैं। लेकिन ये नदी इंपॉर्टेंट क्यों है ये समझना, इसकी एक सहायक नदी है ना। घग्गर नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम क्या है, काली नदी। काली नदी या शारदा नदी, इंपॉर्टेंट है, काली या शारदा नदी। भारत और नेपाल के बीच में, जब मैंने आपको पहली क्लास ली थी इंडिया की बेसिक क्लास, उसमें मैंने बताया था इंडिया और नेपाल के बीच में जो डिस्प्यूट है, जो विवाद है, वो है काला पानी डिस्प्यूट। और काला पानी डिस्प्यूट क्या है कि जहाँ से काली नदी निकलती है उसका उद्गम वाला जो एरिया है, लिम्पिया, धुरिया और जो आपका आसपास जो गांव हैं वो सारे गांव आपके डिस्प्यूटेड हैं। 2 से 3 गांव आते हैं जो डिस्प्यूटेड हैं, भारत पाकिस्तान सीमा विवाद है। तो वो भारत पाकिस्तान सीमा कौन सी नदी बनाती है, काली नदी। काली नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है, घग्गर नदी की सहायक नदी है काली नदी। और ये पटना के आसपास जाके मिल जाती है किससे, आपका गंगा से जाके मिल जाती है। ये डायग्राम देख लेना एक बार, यहाँ से काली नदी निकल रही है
और ये फाइनली किस में मिल जाएगी, घग्गर नदी में मिल जाएगी। घग्गर नदी जो आपका कहाँ से निकलती है, जो आपका निकलती है कहाँ से, तिब्बत से निकलती है ना। तो ये राप्ती नदी भी दिखा रखा है, गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर है, और राप्ती नदी घग्गर की सहायक नदी है ना, जो आपका शो कर रखा है। ठीक है, तो काली या शारदा नदी के बारे में याद रखना, इंपॉर्टेंट नदी है, क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है। और राप्ती का भी मैंने बता दिया, गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी के किनारे आपका स्थित है। ठीक है, कुछ नदियां और देखते हैं जल्दी जल्दी से, फिर खत्म करते हैं यार क्लास को। देखो यहाँ पे एक नदी है गंधक, गंधक नदी है, गंधक बैराज बना रखा है, नेपाल से निकलती है गंधक नदी, नेपाल से फाइनली निकलती है और बहते बहते आपका पटना के पास जाके मिल जाती है, किससे, गंगा से। तीन नदियां देखो, बार बार बता रहा हूँ, ये घग्गर नदी है पटना के पास, ये सोन नदी है पटना के पास, और ये गंधक नदी है पटना के आसपास वाले एरिया में। ये तीनों नदी जो है वो मिल जाती हैं किससे, गंगा से। आपको दिख भी रहा होगा, देखो इधर से पहले आई आपका घग्गर नदी, फिर सोन नदी, और फिर आपका गंधक नदी, ये पटना के आसपास जाके मिल जाती हैं। ठीक है, अगली नदी यहाँ पे आपको दिख रही है, देखो ये एक इम्पॉर्टेंट नदी आपको दिख रही है, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनता है, कोसी नदी, कोसी नदी, कोसी नदी है ना, ये कोसी नदी, और ये कोसी नदी आपका ये भी जो है वो आपका गंगा नदी से मिल जाएगी। कोसी गंगा की सहायक नदी है, लेकिन कोसी नदी को सप्तकोशी भी बोला जाता है, कोसी नदी को सप्तकोशी भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, 7 जलधाराओं से मिलकर बनती है, 7 स्ट्रीम्स से मिलकर बनती है आपका कोसी नदी। इस वजह से कोसी नदी को हम क्या बोल देते हैं, आपका कोसी नदी को सप्तकोशी बोल दिया जाता है। समझ में आया। चलो, कोसी नदी शुरू कहाँ से होती है, सर कोसी नदी शुरू होती है माउंट एवरेस्ट से। माउंट एवरेस्ट का जो पर्वत है उसके पास से जो नदी शुरू होती है वो नदी है आपका कोसी नदी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपका। कोसी नदी आपका माउंट एवरेस्ट के पास से शुरू होती है, माउंट एवरेस्ट से ओरिजिनेट होती है आपका कोसी नदी। अब देखो, माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, अगर उस पर्वत से कोई आपका नदी शुरू होगी तो समझ सकते हो कि उसकी स्पीड कितनी ज़्यादा होगी, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। जब उसकी स्पीड, कभी भी पानी की स्पीड ज़्यादा होती है तो अपने बहने का जो पाथ होता है, मीएंडरिंग पाथ जिसे हम बोलते हैं, उसके बहने का जो मार्ग होता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदलती है ना। याद रखना, क्यों बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदलती है, क्योंकि इसके पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ होगा, और वही बहाव जब प्लेन में आएगा, वही मैदानी क्षेत्रों में आएगा, बिहार के मैदानी क्षेत्रों में आएगा, तो वो अपने बहने का जो मार्ग है वो बदलेगी, बहुत ज़्यादा अपने बहने के मार्ग को बदलेगी। और जब भी ये बहने के मार्ग को बदलेगी तो जिन लोगों ने इसके किनारे पर घर बना रखे हैं, जिन लोगों ने इस नदी के किनारे पर आपका खेत बना रखे हैं, उन लोगों को क्या होगा, नुकसान होगा कि नदी अभी यहाँ बहती थी, अब बदल के इसने मार्ग चेंज कर लिया। जब मार्ग चेंज करेगी तो कुछ एरिया में फ्लड आ जाएगा, कुछ एरिया में सूखा पड़ जाएगा। जहाँ पहले नदी बह रही थी अब वहाँ सूखा पड़ गया, और जहाँ आपका नदी बह रही थी उसके साइड में आपका बाढ़ सी आ गई, है ना। तो मिएंडरिंग पाथ चेंज करती है, लोगों को परेशानी होती है। इस वजह से कोसी नदी या सप्तकोशी को क्या बोला जाता है, बिहार का शोक बोला जाता है कोसी नदी को। तो याद रखना, कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। क्यों बोला जाता है ये मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, है ना। ये चलो यहाँ पे यही पॉइंट्स लिख रखे हैं। गंडक नदी नेपाल से उद्गम होता है और पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। कोसी नदी नेपाल के माउंट एवरेस्ट से ये आपका शुरू होती है, सप्तकोशी भी बोलते हैं इसे, सौरव ऑफ बिहार बोलते हैं, क्योंकि अपने बहने का मार्ग जो है वो बदलती रहती है, इस वजह से इसे सप्तकोशी या बिहार का शोक जो है वो बोला जाता है। यहाँ तक सारी ही चीज़ें समझ में आई ना बेटा। इतने इतने पॉइंट्स ही बनेंगे, आपका बहुत डिटेल में नहीं जाएगा एग्जामिनर, तो उससे ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ वो ज़रूर देखते जाना, ठीक है। अब हुगली नदी, हुगली नदी को भी थोड़ा सा समझते हैं। थोड़ा सा मैं अगर आपको मैप पे ले जाऊँ तो देखो, मैप पे मैं आपको ले जाता हूँ हुगली नदी समझाने के लिए। वापस आ जाते हैं इस वाले मैप पे, इस वाले मैप पे आते हैं। गंगा बह रही थी, गंगा बह रही थी। अब गंगा फरक्का बैराज के बाद, गंगा यहाँ पे वेस्ट बंगाल में आई, फरक्का बैराज के बाद, फरक्का बैराज के बाद ये दो भाग में बट गई। पद्मा नदी बांग्लादेश चली गई, और यहाँ पे वेस्ट बंगाल में जो बही उसको हमने क्या बोल दिया, हुगली नदी। तो गंगा का नाम क्या हो गया,
इधर भागीरथी था, देवप्रयाग के बाद गंगा कहलाई, फिर यहाँ पे फरक्का बैराज के बाद ये क्या कहलाएगी, हुगली कहलाएगी। तो हुगली जो है वो गंगा ही है जो हुगली के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो हुगली नदी आपको याद आया, तो हुगली नदी आपको समझ में आया। अब देखो हुगली नदी के बारे में कुछ पॉइंट समझना। हुगली नदी पे कलकत्ता बसा हुआ है। हुगली नदी का एक प्रमुख शहर कौन सा है, कलकत्ता। या आपने सुना होगा हावड़ा, हावड़ा भी हुगली नदी के किनारे ही है। या आपने सुना होगा हल्दिया, नेशनल वाटरवे वन, भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग प्रथम जो शुरू होता है वो हल्दिया से शुरू होता है और प्रयागराज तक आता है। तो वो हल्दिया जो तट है, हल्दिया जो कोस्ट है, हल्दिया जो आपका मैं बोल दूं पोर्ट है, वो कौन सी नदी के किनारे है, हुगली नदी के किनारे है। समझ में आया। चलो, इसी हुगली नदी पे कलकत्ता बसा हुआ है और इसी हुगली नदी पे बना हुआ है हावड़ा ब्रिज। बहुत बड़ा आपका लोहे का ब्रिज है, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज है जो बना हुआ है, जो अंग्रेजों के टाइम से बनाया गया था, हावड़ा ब्रिज है ना। आपने सुना होगा हावड़ा ब्रिज, हावड़ा ब्रिज कलकत्ता जाओगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है हावड़ा ब्रिज, है ना। वो कौन सी नदी पे बना हुआ है, हुगली पे, जो कलकत्ता को हावड़ा से जोड़ता है। तो हावड़ा ब्रिज जो है वो कलकत्ता को हावड़ा से जोड़ता है। हावड़ा ब्रिज कौन सी नदी पे, हुगली पे। कलकत्ता, हल्दिया और आपका हावड़ा कौन सी नदी पे, हुगली पे। फरक्का बैराज के बाद गंगा क्या कहलाती है, हुगली कहलाती है। हुगली की एक सबसे बड़ी सहायक नदी दिख रही है, हुगली की एक सबसे बड़ी सहायक नदी आपको यहाँ पे दिख रही है, दामोदर नदी। हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी होगी, दामोदर नदी होगी, जो हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी होगी। ठीक है, हुगली के डायग्राम दिखाता हूँ, थोड़ा सा चीज़ें और क्लियर होंगी, थोड़ा सा आपको और समझ में आएगा। बेटा देखो सारी चीज़ें आपको डायग्राम पे दिखाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि डायग्राम पे देखोगे तो चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, चीज़ें आपको याद रहेंगी, इजीली आप याद कर पाओगे। हुगली नदी क्या है, वेस्ट बंगाल में गंगा जो है वो हुगली के नाम से जानी जाती है। फरक्का बैराज के बाद, फरक्का डैम के बाद मेजर सिटी क्या है, हावड़ा, कलकत्ता, हल्दिया है। हावड़ा ब्रिज जो है वो कलकत्ता को हावड़ा से कनेक्ट करता है। इस नदी के तट पे आपका जूट का ज़्यादा यूज़ होता है भारत में, भारत में नहीं दुनिया में ही मैं बोलूँगा, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो जूट का प्रोडक्शन होता है, जूट के बैग वगैरह देखे होंगे ना आपने, वो कहाँ होता है, वो वेस्ट बंगाल में होता है। दुनिया का लगभग 70% जो जूट होता है, 70% जूट जो पूरे वर्ल्ड का होता है, वो कहाँ होता है बेटा, आपका वेस्ट बंगाल में होता है ना। और इंडिया में, मतलब इंडिया में बोलूँ, वर्ल्ड में बोल दूँ, वही है वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में कौन सी नदी के किनारे जूट का प्रोडक्शन होता है, सर हुगली नदी के किनारे जूट का प्रोडक्शन होता है। और यहाँ पे इसकी सबसे लंबी सहायक नदी क्या है, दामोदर नदी। इंपॉर्टेंट है दामोदर नदी, वो भी अभी हम पढ़ेंगे इसके बाद, है ना। चलो, तो यहाँ पे आप देखो हुगली नदी का मैं डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। ये हुगली नदी आपको बहती हुई दिख रही है ना। यहाँ पे देखो गंगा आई, गंगा आई, फरक्का बैराज आया, फरक्का बैराज के बाद गंगा आपकी किस में कन्वर्ट हो गई, हुगली में हो गई। उधर गंगा चली गई पद्मा के नाम से, इधर हुगली नदी, है ना। हुगली के तट पे आपको यहाँ कोलकाता दिख रहा है, कोलकाता, और इधर हावड़ा दिख रहा है। और आगे जाएंगे तो यहाँ पे हुगली की नदी पे आपको हल्दिया भी दिख जाएगा। इसमें नहीं दिख रहा, यहाँ पे ये दामोदर नदी आपको दिख रही है, जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना। देखो अगला वाला मैप देखो, इसमें आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखेंगी, हिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखेंगी। फरक्का बैराज, फरक्का बैराज के बाद ये हुगली दिख रही है आपको, हुगली में यहाँ कलकत्ता दिख रहा है आपको। ठीक है, अब देखो आपने हिस्ट्री जब पढ़ी होगी, हिस्ट्री में आपने मंगल पांडे जी का नाम सुना होगा। आपने सुना होगा 1857 की क्रांति, 1857 का रिवोल्ट, जो पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, कहाँ से शुरू हुआ था, बैरकपुर से। बैरकपुर के सिपाही थे मंगल पांडे। बैरकपुर कौन सी नदी के तट पे, हुगली नदी के तट पे। दिख रहा है ना आपको यहाँ बैरकपुर, कौन सी नदी के तट पे, हुगली नदी के तट पे। आपने सुना होगा डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने एक कंपनी बनाई थी कहाँ पे, श्री रामपुर में। श्री रामपुर कौन सी नदी के तट पे, हुगली नदी के तट पे। दिख रहा है कलकत्ता के पास ही है बैरकपुर, श्री रामपुर। चंद्रनगर फैक्ट्री, फ्रांसीसियों की एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्री थी, चंद्रनगर फैक्ट्री कहाँ पे है, हुगली नदी के तट पे। ये दिख रहे हैं आपको, ये सारी चीज़ें देखो आपको, देखो ये बिल्कुल मैप पे ही दिख रही हैं, है ना। ये यहाँ पे अलग नहीं है, मैप पे ही आपको दिख रही हैं कि ये सारी चीज़ें कहाँ हैं, हुगली नदी के तट पर आपको दिख रही हैं। ठीक है, और तो कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट ऐसा
नहीं है। चिनसुरा, चिनसुरा सुना होगा आपने। चिनसुरा भी कहाँ है आपका? हुगली नदी के तट पे ही है आपका, कलकत्ता के पास ही है। अलीपुर भी है ना। अलीपुर की ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ अलीपुर है। हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें आती हैं, तो बस मैं आपको हिस्ट्री की ये चीज़ें कनेक्ट करवा रहा हूँ ताकि आपको वो मैप पे दिख जाए, है ना, मैप पे ही आपको दिख जाए। और ये जो फरक्का बैराज है ना बेटा, ये फरक्का बैराज के बारे में अब याद रखना। फरक्का बैराज जिस जगह पे है ना, उस जगह का नाम है मुर्शिदाबाद। फरक्का बैराज जो है वो जिस जगह पे है उस जगह का नाम है मुर्शिदाबाद। स्वतंत्र बंगाल के संस्थापक मुर्शीद कुली खान, राजधानी क्या थी? मुर्शिदाबाद, जहाँ पे बना हुआ है फरक्का बैराज। बाद में राजधानी कहाँ आ गई थी? कलकत्ता में। तो ये सारी ही चीज़ें देखो, हिस्ट्री की भी कनेक्ट करते जाओ, मैंने आपको बार बार बोला था। ठीक है, चलो तो हुगली नदी। एक लास्ट नदी और कर लेते हैं, फिर आपकी क्लास जो है आज की ख़त्म करते हैं, वो है दामोदर नदी, है ना। दामोदर, अच्छा ये फरक्का बैराज जो आपका बना हुआ है ना, हावड़ा डैम, हावड़ा डैम आपका, है ना, कितना सुंदर और कितना अच्छा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है। देखो बीच में आपको कोई वो नहीं दिख रहा, है ना, बीच में आपका कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। और आपका ये बना हुआ है कौन सा? फरक्का, वो हावड़ा डैम। ये हावड़ा डैम है, बीच में कोई सपोर्ट नहीं है, पूरा आपका स्टील वगैरह का बना हुआ है, आयरन स्टील का बना हुआ है। ये आपका फरक्का, सॉरी बार बार फरक्का निकल रहा है यार, दिमाग को क्या हो गया। हावड़ा ब्रिज है ये, ठीक है, कलकत्ता का हावड़ा ब्रिज है ये आपका। चलो दामोदर नदी के बारे में और देख लेते हैं आपका। दामोदर एक इम्पॉर्टेंट नदी है ना। ये आपका कहाँ से निकलेगी? ये आपका निकलेगी झारखंड से, झारखंड से ये निकलेगी, है ना। पलामू डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का, वहाँ से दामोदर नदी आपका निकलती है। भारत की दूसरी सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी जो है, इंडिया की सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड रिवर जो है, वो क्या है आपका? वो है आपका दामोदर नदी। क्यों मोस्ट पोल्यूटेड है? झारखंड से निकलती है। झारखंड में क्या है? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार किस चीज़ के लिए फेमस है? कोयले के लिए फेमस है। और वो जो कोयला, वो कार्बन जब निकलता है, उसके बीच से जब नदी बहती है, तो उसके बहने की वजह से क्या हो जाता है भैया? उस नदी में क्या आ जाता है आपका? कार्बन कंटेंट आ जाता है, उस नदी में कोयला आ जाता है। और जब उस नदी में कोयला आ जाएगा तो क्या होगा भाई? नदी प्रदूषित हो जाएगी। कार्बन रहेगा तो मछलियाँ, जीव जंतु जो होंगे उसमें नहीं हो पाएंगे, है ना। इसकी वजह से क्या हो जाएगा? उसे बायोलॉजिकल डेजर्ट बोल देंगे, है ना, उसे हम क्या बोल देंगे? जैव मरुस्थल बोल देंगे। और जब उसमें मछलियाँ वगैरह नहीं होंगी और वो नदी बंगाल से बहेगी, बंगाल जहाँ पे मेन खाना जो है वो क्या होता है? मच्छी चावल, है ना। बंगाल में जो मेन फूड है उनका वो क्या है? मच्छी चावल, मछली और चावल उनका मेन फूड होता है। तो भाई उन्हें नदी में मछलियाँ नहीं मिलेंगी, तो जो आपका दामोदर नदी है उसे बोला जाता है शोक ऑफ बंगाल का शोक, सॉरो ऑफ बंगाल करके बोला जाता है आपका। कौन सी नदी को? दामोदर नदी को सॉरो ऑफ बंगाल बोला जाता है। समझ में आया क्यों बोला जाता है ना। या ये आपको समझ में आया कि सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड रिवर है, नेचुरली पोल्यूट हो जाती है ना। इसमें पोल्यूशन कोई कर नहीं रहा, प्राकृतिक रूप से आपका ये पोल्यूट हो जाती है दामोदर नदी। लेकिन दामोदर नदी का एक इम्पॉर्टेंस है, दामोदर नदी पे भारत की पहली मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लगाया गया था, दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो है। दामोदर वैली प्रोजेक्ट 1948 में लगा था। टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा चेंज था आपका दामोदर वैली प्रोजेक्ट। इसी वजह से जो दामोदर वैली प्रोजेक्ट है उसे टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया करके बोला था जवाहरलाल नेहरू ने। बोला था कि आधुनिक भारत में मंदिर के समान है ये प्रोजेक्ट, क्योंकि टेक्नोलॉजी आएगी, टेक्नोलॉजी आएगी तो डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट होगा तो आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी। जैसे भगवान आपकी इच्छाएं पूरी करता है आपका डेवलपमेंट करके, वैसे ही दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो है वो आपका डेवलपमेंट करेगा। इस वजह से आधुनिक भारत का मंदिर बोला था दामोदर वैली प्रोजेक्ट को, जो किसने बोला था? जवाहरलाल नेहरू ने। यही सारे पॉइंट्स आपके लिखे हुए हैं। दामोदर नदी धनबाद के आसपास से बह रही है। दामोदर नदी, मैंने छोटा नागपुर का पठार बताया था, दुर्गापुर बताया था, है ना, आसनसोल बताया था। ये आपके वो वाले एरिया हैं जहाँ से आपके क्या है? आयरन और स्टील की फैक्ट्रीज वगैरह हैं। और फाइनली ये दामोदर नदी जो है वो हल्दिया के आसपास जाके मिल जाती है, किससे? हुगली नदी से आपसे मिल जाती है। एक चीज़ और याद रखना, आपका दामोदर नदी छोटा नागपुर का जो पठार है ना, उसे दो भागों में विभाजित करती है।
दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में विभाजित करती है, हजारीबाग और रांची प्लेट्यू के नाम से, है ना। छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में विभाजित करेगी, हजारीबाग और रांची के पठार के दो भागों में विभाजित करती है दामोदर नदी। तो ये आपका याद रखना। यहाँ आपको वही चीज़ें लिख रही है। पलामू डिस्ट्रिक्ट झारखंड से निकलती है, बायोलॉजिकल डेजर्ट बोला जाता है, दूसरी सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है, इस वजह से बंगाल का शोक बोला जाता है, बंगाल का सौरव बोला जाता है। और आपका दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो है, दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो है वो यूएस मॉडल पे टिनसन वैली एजेंसी के बेसिस पे इंडिया में 1948 में ये डेवलप हुआ था। इंडिया में 1948 में ये बना था, 1948 में, जिसे टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो ये आपका गंगा रिवर सिस्टम कंप्लीट हो गया। गंगा रिवर सिस्टम, गंगा की जो सहायक नदियाँ थीं वो सारी सहायक नदियाँ हमने यहाँ पे इस वीडियो में कवर कर ली हैं। पहले वीडियो में हमने गंगा पढ़ा था, इस वीडियो में हमने गंगा की सारी सहायक नदियाँ और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जितने इंपॉर्टेंट डैम्स वगैरह थे वो सारे कवर कर लिए हैं। वैसे हम अलग से भी एक सीरीज़ ले आएंगे जहाँ पे हम आपके सारे डैम्स वगैरह कवर कर लेंगे। मैं यहाँ पे भी कवर करता जा रहा हूँ, और भी जो कुछ चीज़ें होंगी वो अलग से हम कवर करेंगे, लेकिन ये यहाँ पे गंगा रिवर सिस्टम ख़त्म हुआ। अब अगले वीडियो में हम इंडस रिवर सिस्टम, है ना, सिंधु प्रवाह तंत्र जो है वो आपका शुरू करेंगे। ठीक है, तो अगर बेटा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।